अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर रिस्पांस या जिसको फीवर कहा जाता है या जिसके लिए एक और लफ्ज़ पायरेक्सिया जिक्र किया जाता है उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फीवर की सबसे पहले वजाहत की जाए कि फ़ीवर क्या होता है, तो लिखा हुआ वेन एवर द बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव द नॉर्मल इट इज़ क्लिनिकली टर्म्ड एज फीवर। कि जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर हो जाए तो उसे हम लोग फीवर कह रहे होते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से मुराद जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस से ऊपर हो गया तो वो फीवर कहलवाएगा। फिर वो चाहे 38 हो या 39 हो, ये फीवर के ज़िम्मे में आएगा। या जिसको हम कहें कि अगर 98.6 जो नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 से ऊपर हो गया तो ये हमारे पास फीवर कहलवाएगा। आमतौर पर डॉक्टर्स यही जो है मेजर्स लेते हैं कि 104 बुखार है, 103 बुखार है, तो दरअसल ये फ़ारेनहाइट के स्केल में काउंट कर रहे होते हैं। तो इसके हवाले से जिक्र करें, इट इज़ अ सिम्टम रेदर देन अ डिजीज़। बुखार का ना कोई बीमारी नहीं होती, बुखार एक निशानी होता है, अलामत होती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मिसाल के तौर पर नज़ला ज़ुकाम हो गया तब भी बुखार आ गया, बैक्टीरिया का कोई अटैक हो गया तब भी बुखार आ गया, या कई और बीमारियां जो हैं वो हो गई तब भी बुखार हो गया, जैसे कि वायरसेस की वजह से भी। तो बुखार का आना खुद एक बीमारी नहीं, बुखार का आना एक निशानी होता है। It is one of the non-specific type of our immune system which could be a sign of infection. बुखार ये नॉन स्पेसिफिक टाइप है इम्यून सिस्टम की। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी खास के खिलाफ अटैक नहीं करेगी, पर ये सब के खिलाफ अटैक कर सकती है और ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अब अगर हम इसकी काजेस का जिक्र करें तो लिखा हुआ इट मे बी काज बाय हीट स्ट्रोक, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो और सूरत के अंदर हमारी बॉडी भी अपनी गर्मी को कंट्रोल ना कर पाए, जिस सूरत के अंदर हमारा टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स, यानी कि दिमाग के अंदर मौजूद जो है कैंसर के सेल्स या ट्यूमर के सेल्स ज़्यादा हो जाएं। उसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स जो ब्रेन पर असर करें या कुछ मेडिसिन, ये जो है वजूहात हो सकती हैं एक फ़ीवर के आने की। सब्सटेंस दैट इंड्यूस फीवर आर नोन एज पायरोजीन्स। वो केमिकल्स जिनकी आने की वजह से फीवर होता है उन केमिकल्स को हम पायरोजीन्स कह रहे होते हैं। दे में बी एंडोजीनस, बॉडीज ऑन सेल सीक्रेशन, और एक्सोजीनस, एक्सटर्नल सोर्स। कि अगर केमिकल्स हमारे खुद के सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से बुखार आ रहा है तो ये जो है पायरोजिन एंडोजीनस कहलवाएंगे। या फिर अगर वो कहीं बाहर से केमिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें फीवर हो रहा है तो वो एक्सोजीनस कहलवाएंगे। अब इसके बारे में मजीद लिखा हुआ है, द एंडोजीनस पायरोजीनस आर रिलीज बाय आवर ओन इम्यून सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रिवेंट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो ये जो एंडोजीनस पायरोजीन से हमारी बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स यानी कि WBC जो हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, और तब रिलीज़ करते हैं पायरोजीन्स को जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया अगर मौजूद होंगे तो उनके खिलाफ जो है ये यूज़ किए जाएंगे। दे आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एक्टिवली फेगोसिटाइजिंग माइक्रोफेजेस। कि ये ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस जो है रिलीज कर रहे होते हैं। द इम्पोर्टेंट पायरोजीन्स आर इंटरल्यूकिन 1 and interleukin 6, tumor necrosis factor and interferons अल्फा रिस्पेक्टिवली। तो जो इम्पोर्टेंट पायरोजीन्स हैं उनके 4 यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, उसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरॉन। थ्रू द ब्लड द पायरोजीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्रेन वेयर दे एक्ट अपॉन हाइपोथैलेमस। पहले ये जो पायरोजीन से ब्लड में आएंगे, मैक्रोफेजेस सीक्रेट करेंगे। उसके अलावा ये ब्लड जो है उन पायरोजीन्स को हाइपोथैलेमस के पास लेकर आएगा जो कि दिमाग का हिस्सा होता है, द थर्मोसेट ऑफ द ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस वो हिस्सा होता है जो कि हंगर थ्रस्ट को भी कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस लिपिड लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, प्रोस्टोग्लैंडियंस, ड्यू टू विच द थर्मोजेनेसिस इज इंक्रीज्ड एंड हीट लॉस इज डिक्रीज्ड। तो हाइपोथैलेमस जो होगा पायरोजीन्स के हासिल होने के बाद एक केमिकल को सीक्रेट करेगा जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन ये दरअसल लिपिड होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के आने से थर्मोजेनेसिस होगी, यानी कि टेम्परेचर प्रोड्यूस होना शुरू होगा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी। और जो हीट हमारी बॉडी से बाहर जा रही थी वो हीट बॉडी से बाहर जाना रुक जाएगी। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम फीवर करेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे पैराग्राफ की यहाँ बात करें तो लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द फीवर मेनी फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई प्रॉपरली सो दैट आवर इम्यून सिस्टम कैन हैंडल देम इजीली काजिंग देयर डेथ। तो फीवर जब आएगा तो फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वजह होती है एंजाइम्स ठीक से काम ना कर पाएंगे,
जब एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे इम्यून सेल उन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेगा। उसके अलावा फिर उसकी डेथ भी कर सकता है। तो फैसिलिटेट्स द फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का जो अमल है वो खा जाएगा उन सेल्स को। एज mentioned earlier, the exogenous pyrogens are coming from external sources such as bacteria. Such toxins are recognized by brain as pyrogen and can induce fever. तो दूसरे पायरोजेंस यानी कि एक्सोजीनस पायरोजेंस का अगर हम जिक्र करें तो हमने ये कहा कि वो बाहर के किसी सोर्स से आ रहे हैं। वो बाहर का कोई सोर्स कौन सा हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया से निकलने वाले कुछ केमिकल्स ब्रेन के पास पहुंचेंगे और फिर वो फीवर काज करेंगे। तो दोनों तरीके से हमारे सेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बैक्टीरिया भी इन पायरोजिन को प्रोड्यूस कर रहा है। पायरोजिन बस कोई भी केमिकल है जो कि फीवर को काज करेगा। Although fever in the above sense is beneficial to us, yet it has following harmful effect also. हमने यहाँ पर ये जिक्र किया कि फीवर के आने से हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जा रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस हिसाब से फीवर हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बयान है। तो लिखा हुआ है वो कौन सी चीज़ें हैं। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। जब बुखार होगा तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी। अब लाजमी बात है, हीट एक एनर्जी होती है। ये हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हुई है, लाजमी बात है हमारी बॉडी की खुद की एनर्जी जो हमें मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स में हेल्पफुल हो सकती थी, वो एनर्जी हीट में चेंज हो चुकी है। तो हीट की वजह से हमारी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो मुतासर हो जाएंगे। उसके अलावा इट काज फटीग, डिहाइड्रेशन, बॉडी एक एंड सीजर्स आल्सो। इससे बुखार की वजह से थकान हो सकती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो सकती है। उसके अलावा बॉडी में दर्द हो सकता है और झटके वगैरह भी लग सकते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर हायर देन 105 फ़ारेनहाइट डीनेचर अवर एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आल्सो। क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे 105 फ़ारेनहाइट हो गया। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने की सूरत में एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक टू टेम्परेचर होते हैं। एंजाइम खास टेम्परेचर पे काम करते हैं जो कि हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो क्योंकि एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और हमारी बॉडी के काम जो है रुक जाएंगे। उसके अलावा इट कैन डीनेचर आवर ओन सेल्स, इट कैन काज डेथ आल्सो। तो कई दफ़ा बुखार की वजह से डेथ भी हो सकती है, हमारे खुद के सेल्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो है वो इफ़ेक्ट हैं जो फीवर की वजह से नुकसान लायक हो सकते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है एक सवाल, जस्टिफाई वाई फिजिशियंस प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक ड्रग्स। कि हमें ये बताएं कि क्यों फिजिशियंस जो डॉक्टर्स हैं वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, बुखार को ख़त्म करने वाली वो दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं। वेन फीवर इज़ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। जबकि फीवर तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शंस के खिलाफ। तो फिर वो डॉक्टर्स हमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्यों दे रहे हैं। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है, दोज ड्रग्स विच रिड्यूस आर कंट्रोल फीवर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक। कि वो जो दवाइयाँ जो बुखार को कंट्रोल कर रही हैं उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कह रहे हैं। तो अब ये कैसे काम करती हैं, सवाल से लिखा हुआ है, द एंटीपायरेटिक्स कैन इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन बाय द हाइपोथैलेमस, देयर बाय रिड्यूसिंग फीवर। ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन को रोक देंगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की सीक्रेशन से जो है वो हमारे पास फीवर प्रोड्यूस हो रहा था। तो हाइपोथैलेमस ना प्रोस्टाग्लैंडिन को सीक्रेट करेंगे, ना ही बुखार प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से बुखार कम हो जाएगा। द एंटीपायरेटिक्स कैन बी कैटेगराइज इंटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में हम दवाइयों को रख सकते हैं। और वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं, जिसे लिखा हुआ है सैलिसाइलेट्स। अब एक ग्रुप को सैलिसाइलेट्स कहा गया है। ये सैलिसाइलेट्स क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल मौजूद होता है उसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो इसके अंदर जो मिसाल दी हुई है वो है एस्पिरिन की। उसके अलावा दूसरा ग्रुप जिसका नाम लिखा हुआ है एसिटामाइनोफिन, और इसके अंदर जो मिसाल दी हुई है वो है पैरास्टामोल। और उसके अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसके अंदर जो इन्होंने मिसाल दी हुई है वो लिखी हुई है आइबियोप्रोफिन वगैरह। अब ये वो ड्रग्स हैं जो कि नॉन स्टीरॉयडल हैं, यानी कि जो लिपिड्स की नहीं बनी हुई, और उनका काम बेसिकली इन्फ्लेमेशन को रोकना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इन एंटीपायरेटिक ड्रग्स की, कहीं और जगह पर ये क्लासिफिकेशन आपको मुख्तलिफ नज़र आ सकती है। उसके अलावा लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एंटीपायरेटिक्स इनहेबिट एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस विच रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम द ब्रेन। अब काफ़ी सारी जो एंटीपायरेटिक्स हैं वह एक एंजाइम को बनने नहीं देती, और उस एंजाइम का नाम लिखा हुआ है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम जब नहीं बनेगा,
इस एंजाइम का काम था प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाना। जब ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से जो है फीवर को कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपसे सवाल हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, तो वो एक एंजाइम का नाम साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।